जय हिंद बच्चों। बच्चों के लिए सुनहरा अवसर विद्यालय की ओर से मिल रहा है। हमें आशा है सभी बच्चे इस वीडियो को मन लगाकर सुनेंगे, देखेंगे और आवश्यक नोट्स को अपने कॉपी में लिपिबद्ध करेंगे। कक्षा नवम के लिए जो हमें पूरा वर्ष पढ़ना है, पूरा सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। तो पहले आप यह जान लें कि आपको पूरे सत्र में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ देता हूँ। जैसे देखिए, अपठित पद्यांश, इसको काव्यांश भी कहते हैं। जो काव्यांश है वही पद्यांश है, शब्द का अंतर है, बात एक ही है। दूसरा है अपठित गद्यांश। तीसरा है पठित पद्यांश। अपठित पठित गद्यांश। पांचवा है पत्र लेखन। छठा है निबंध लेखन। सातवां है अलंकार। आठवां है समास। नौवां है सर्व प्रत्यय। 10वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 11वां है संवाद लेखन। इतने महत्वपूर्ण पाठ्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अब इसको समझिए। आप पठित पद्यांश या गद्यांश वह क्या है? इसमें क्या होता है कि जो कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, कहीं और से लिया गया है, या वो जूनियर क्लास की पाठ्य पुस्तक से हो या किसी और जगह से, जिसे आपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा लेकिन अन्य जगह पढ़ा होगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता की आप 10 पंक्तियां देकर उससे प्रश्न बनाया जाएगा और फिर आपको जवाब देने होते हैं।
अपठित गद्यांश वह गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक की किसी कहानी का कोई अंश नहीं हो, और अपठित गद्यांश देकर उससे प्रश्न बनाए जाएंगे और फिर उसका जवाब आपको देना होगा। फिर तीसरा है पठित पद्यांश, जो कविता आप पढ़ते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो अंश है, काव्यांश है, उसके 2-4 पंक्ति देकर उससे प्रश्न बनाए जाएंगे और फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह पठित गद्यांश, कहानी का वह गद्यांश जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका अपेक्षित उत्तर आपको देना होगा। पत्र लेखन, जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसमें विस्तार से पत्र लेखन की चर्चा होगी। निबंध लेखन, इसे आप पूर्ण रूप से परिचित होंगे। विभिन्न प्रकार के समसामयिक विषयों पर निबंध पूछा जाता है। अब आते हैं व्याकरण पक्ष में। व्याकरण पक्ष, इसमें पहला पाठ है अलंकार। यह अलंकार विभिन्न प्रकार के अलंकारों का चित्रण, लेखन, इसके बाद समास एवं उसके भेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कितनी तरह के उपसर्ग होते हैं, कितने तरह के प्रत्यय होते हैं, इसकी क्या उपयोग होता है, भाषा में शब्द का निर्माण कैसे होता है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना होगा। 9वीं कक्षा के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन अनिवार्य है। और अंतिम पाठ है संवाद लेखन, कन्वर्सेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार बच्चे, ये जो पाठ्यक्रम है आपको पूरे सत्र के पाठ्यक्रम यथासंभव इसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों से आग्रह है कि इसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। एक प्रकार से आपका नोट हो जाएगा, जो घर पर बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी समझ में थोड़ी बहुत नहीं आएगी, उसे फिर समय आने पर पूरा करेंगे। इस समय आप से आग्रह है, विशेष आग्रह है कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे और सुनेंगे। आज इस पाठ्यक्रम का पहला पाठ हम अलंकार से शुरू कर रहे हैं। अलंकार बड़ा ही सुगम पाठ्यक्रम है और इसमें आपको सीमित अलंकार पढ़ने हैं। अलंकारों की संख्या तो 250 है, लेकिन आपको 8 या 10 अलंकार पढ़ने हैं और बहुत ही सरल अलंकार है। अलंकार पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि आप जब कविता पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, तो हम पंक्तियों में अलंकारों को चिन्हित कर दे जाएंगे, बताएंगे कि इस पंक्ति में यह अलंकार है और इस पंक्ति में यह अलंकार है। पहले अलंकार का अध्ययन करने से आपको सुविधा यह होगी कि आप अलंकारों के पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकेंगे और फिर अलंकार पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।
तो बच्चे पहले अलंकार के बारे में जान लें कि अलंकार है क्या। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। अलम जोड़ क्री, क्री धातु है करना, या अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार बने बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार होता है। हमारे काव्य शास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, अलम करोतीति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो शोभा बढ़ाता है वही अलंकार है। तो अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इसको आप नोट करते जाएंगे बोर्ड पर। पहला प्रश्न आता है, अलंकार किसे कहते हैं? इसे नोट करते चलेंगे आप, सुविधा होगी आगे चलकर। अलंकार किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद हैं? तथा आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं? तो बच्चे ध्यान दें, अलम जोड़कार, ये दो शब्द से बना है। अलम जोड़कार, अलंकार, इसका अर्थ हुआ कि जो शोभा बढ़ाए, सुंदरता का निर्माण करने वाला शब्द। तो आप एक बात पर ध्यान देंगे, अलंकार आभूषण को भी कहते हैं। और आभूषण क्या होता है? महिलाओं की सौंदर्य में सहायक होते हैं, यह महिलाओं के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार काव्य का जो अलंकार होता है वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है। कहा भी गया है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। आभूषण के बिना कौन कौन शोभते नहीं है? कविता नहीं शोभती है, वनिता नहीं शोभती, वनिता मन स्त्री नहीं शोभती है, और मित्र, मित्र का अर्थ हुआ मित्रता। मित्रता में जब तक वाणी की मिठास नहीं होगी तब तक मित्रता नहीं शोभती है। वाणी की मिठास मित्रता में चार टांगा। इसलिए कहा कि भूषण बिनु न विराजई, कौन कौन? कविता वनिता मित्र। तो ये अलंकार जैसे स्त्रियों के सौंदर्य में साधक होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये अलंकार, शब्द के जो अलंकार होते हैं, कविता में, कविता की सुंदरता में चार चांद लगाए। अब हम देखेंगे कि काव्य शास्त्र में अलंकारों का क्या योगदान होता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है,
उसका उदाहरण आपको दो अलंकारों के माध्यम से मिलेगा, और ये दो अलंकार हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकारों में किस अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, इसका परिचय आपको यहाँ दे रहा हूं। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको 4 अलंकार पढ़ने हैं। अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, और चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब अर्थालंकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, स्वर्ण व्यक्ति, इत्यादि। अब हम शब्दालंकार पर ध्यान देंगे, एक एक अलंकार का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे और फिर अनुप्रास को देखेंगे। हमारे काव्य शास्त्रियों ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा का विवेचन करते हुए लिखा है, वर्ण साम्यन अनुप्रास, अर्थात वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। कहने का आशय कि जब कविता की पंक्ति में कोई एक वर्ण लगातार 2 या 2 से अधिक जितनी बार आए वह अनुप्रास होता है। यह वर्ण अंत में भी आ सकता है। अंत में आने वाले वर्ण को अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसका उदाहरण हम आगे बताएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, दैट इज कॉल्ड इलिट्रेशन। वर्णों की आवृत्ति को इलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए तरन तनुजा तट तमाल तरुबड़ बहु छाए। आपने देखा बच्चों, शब्द पर ध्यान दें। तरन तनुजा तट तमाल तरुबड़ बहु छाए। इसमें क्या देखा आपने? तरनी, त की आवृत्ति 5 बार हुई। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुबड़ में त। क्या देखा आपने कि एक अक्षर, एक वर्ण लगातार रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह अनुप्रास की छटा विद्यमान है। और फिर अन्य उदाहरण भी अपेक्षित है, जैसे जोड़ी जिए जुग जुग जुगती जन जाते। इस
इसमें 7 बार की आवृत्ति है, जो की आवृत्ति है। जोड़ी जिए जुग जुग जुगती जन जाति। इसका अर्थ क्या है? ये तुलसीदास की रचना है। राम सीता का विवाह हो रहा है, ग्राम बधुएं आ रही हैं आशीर्वाद देने के लिए। राम सीता के अनिंद सौंदर्य को देखकर वो आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हे विधाता, इस जुगल जोड़ी को लंबे समय तक इस धरती पर कायम रखना। जोड़ी जिए जुग जुग जुगती जन जाति। युवतियों का समूह, महिलाओं का समूह विधाता से याचना करती है। तो आपने देखा कि एक अक्षर, एक वर्ण लगातार रिपीट हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास। अब देखेंगे अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास का उदाहरण देखें, जिसके अंत में एक ही प्रकार के अक्षर होते हैं। ध्यान देंगे, कहत नटत रीझत खिझत खिलत मिलत लजियात। इसको हम नोट कर देते हैं, नोट कर ले आप। इसको नोट कर लिया। ये बिहारी लाल की पंक्ति है, बिहारी सबसे से, और कई अलंकार इसमें अंत्यानुप्रास तो है ही, और श्रुत्यानुप्रास है, सुनने में भी अनुप्रास लगता है। श्रुत्यानुप्रास होता है जो सुनने में एक समान लगता है। कहत नटत रीझत खिझत खिलत मिलत लजियात, बड़े भवन में करत है नैनन ही शोभा। आप यहाँ देखेंगे कहत में तो, नटत में तो, रीजत में तो, खिजत में तो, खिलत में तो, मिलत में तो, लज्जात में तो। यह अंत्यानुप्रास की छटा है। इतना सुंदर उदाहरण आपको ढूंढे नहीं मिलेगा जिसमें अंत्यानुप्रास का उदाहरण हो। अब इसका अर्थ जानना चाहेंगे, जिज्ञासा होगी कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो समझा नहीं, तो इसका अर्थ समझ गए, इसे आप नोट कर लेंगे कि दुर्लभ पंक्तियां हैं, और फिर आपको आगे चलकर हिंदी साहित्य पढ़ने में मदद मिलेगी। कहत नटत रीझत खिझत खिलत मिलत लजियात, बड़े भवन में करत है नैनन ही शोभा। यहाँ प्रसंग है कि कन्हैया राधा को बुलाने के लिए उसके घर चले गए। राधा परिजन पुरजन से घिरी हुई है, घर के लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी भाई बहन सब हैं। कन्हैया बुलाने चले गए। राधा को डर है कि कहीं उसकी प्रेम की चोरी पकड़ी ना जाए। किसने ऐसा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है जिसे उस शब्द का प्रयोग, उस शब्द की समझ राधा को ही है, किसी अन्य को नहीं। कभी कहता है कि घर भरा हुआ है, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। क्या कहते हैं? अब यहां देखेंगे, एक शब्द कन्हैया का है, दूसरा राधा का है, तीसरा कन्हैया का, चौथा राधा का है, पांचवा कन्हैया का, और फिर अंतिम राधा का। शब्द की जोड़ी देखिए। कन्हैया ने कहा, क्या कहा होगा? आंखों से कहा, शब्दों से नहीं कहा। नैनन ही शोभा, आंखों से बात की। हमारी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं, मुंह की आवश्यकता भी नहीं होती है और आंखें सब कुछ कह जाती है। कहत, कन्हैया ने कहा, क्या क्या कहा होगा? चलो कुंज वन में चलो, जमुना किनारे चलो,
राधा ने क्या कहा, इशारों से कहा नटत नाही कहा। राधा ने जिस अदा से नाही कहा उस पर कन्हैया रीझत, कन्हैया खुश हो गए, रीझ गए। और कन्हैया के रिझने पर राधा खींच गई कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी और तुम खुश हो रहे हो। और ऐसी अदा पर फिर खिले, दोनों प्रसन्न हो गए। फिर दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ले जाए। बड़े भवन में करते हैं नैनन ईशु बात, घर भरा हुआ है और आंखों आंखों में सारी बातें हो गई। फिर राधा गगरी लेती है और जल लाने के बहाने जमुना किनारे चल जाती है। इस प्रकार का श्रृंगारिक वर्णन आपको, इसके कई उदाहरण और मिलेंगे आपको। ये श्रृंगार रस का भी उदाहरण है जो आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है। और इसमें अनुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। तो बच्चे आज अनुप्रास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। आज इतना ही करके अगली कक्षा के लिए फिर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।